नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एग्रोनॉमी और सोइल साइंस को पढ़ चुके हैं, उन दोनों का सिलेबस हो चुका है, तो आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है। वैसे ही काफी टॉपिक्स है, हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट स्कोप वाला जो टॉपिक था वो उसका टॉपिक फर्स्ट है, और मेडिसिनल भी आपका एक अलग लेक्चर दिया हुआ था इसके लिए। तो मैं इन दोनों को मर्ज करके करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, उल्टा आपका फायदा ही है। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, जिसके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि फलों का कल्टीवेशन, उनकी खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे चाय पत्ती वगैरह हो गया, और चाय चाय पत्ती वगैरह आप देखते हो ना, जैसे चाय पत्ती बनती है, चाय वगैरह वो हो गया, और कॉफी वगैरह हो गई, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। इनके बारे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या इनकी खेती के बारे पढ़ते हैं, ठीक है जी। उद्यानिकी कृषि की वह शाखा है जिसके अंदर फल, सब्जी, फूल, सजावटी पौधे, मसाले, बागवान फसलें तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर के अंदर की जाती है। तो अगर मैं बात करूं, जो हॉर्टिकल्चर है आपका, हॉर्टिकल्चर एक लेटिन लैंग्वेज का शब्द है, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है, कल्चर लगा है। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा हो वो लेटिन लैंग्वेज का शब्द होता है, ये बात आपको बता चुका हूं काफी बार। तो कौन कौन से शब्द, एक है लेटिन का हॉर्टस, और दूसरा कल्चुरा, जिसे हम कल्चस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। ये दो शब्द है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चुरा या कल्चस का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब गार्डन कल्टीवेशन, गार्डन की खेती, उद्यान की खेती, उद्यान की, जिसे हम उद्यानिकी भी बोल देते हैं ना, वैसे हॉर्टिकल्चर को उद्यानिकी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे कि पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, प्लांटेशन क्रॉप्स, और स्पाइसेस एंड कार्डिमेंट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा रैपिड फायर है, फास्ट रिवीजन है। वैसे इसके जो मेन ब्रांचेस है वो है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। इन चार ब्रांचेस से हम ऐसे कह सकते हैं कि हम नंबर काफी अच्छे बटोर सकते हैं जब इसको लिखते हैं हम थ्योरी में। बाकी और भी अगर आप और डिटेल में लिखो थोड़ा, तो आपको काफी मिल जाएगा नंबर। जैसे लास्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उनमें आपको इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा हर एक ब्रांच को, और उसके अंदर भी आपको फिल्टर डालना पड़ेगा, उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे उसको मैं हमारे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं चार पांच ब्रांचेस के कह सकते हैं कि नाम को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप देखिए, फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट आती है पोमोलॉजी, ठीक है। ये फल से संबंधित है, पोमोलॉजी फल से संबंधित है। और इसके बारे में बता दूं, लॉजी लिखा है तो लॉजी से आपको आइडिया लग जाए शायद ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द होगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है ये, जिसके बारे में काफी बार बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जब आपके क्वेश्चन आते हैं, क्विज वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये एक्सेप्शन ऐसी है कि जो पोमो शब्द है ये तो है लेटिन लैंग्वेज का, और जो लॉजी शब्द है वो आपको पता है कि वो है ग्रीक लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये लेटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज से मिलके बना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में जो, सॉरी ये पोमो लिख दिया मैंने, पोमम बोलते हैं इसे, पोमम। ये जो है इसका मतलब क्या होता है, फ्रूट। पोमम का मतलब होता है फ्रूट, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि फलों का अध्ययन करना, इसमें हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं पोमोलॉजी। फिर एक इंपॉर्टेंट ब्रांच आपकी निकल के आती है, वो आती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कल्चर लिखा है तो ये किस कैसे शब्द हो गया, ये हो गया लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, और जो लैटिन लैंग्वेज के ओलेरिस प्लस कल्चूरा से मिलकर बना है। ओलेरिस का मतलब होता है पोट हर्ब, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह आपकी पोट्स में, मतलब गमलों में लग जाती है, तो ओलेरिस का मतलब होता है पोट हर्ब, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, ठीक है। चाहे तो आप इसे बोल दो कि हॉर्टिकल्चर की या उद्यानिकी की ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं, वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, ठीक है, या पोट हर्ब्स की
खेती करते हैं, इसी तरीके से आप कह सकते हो। फिर आता है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, कल्चर लिखा है तो ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हो गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये आपके हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम फूलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी किसकी करते हैं, फ्लावर्स की करते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर हो गया। अब आता है एक पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक बोलते, टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम फसल की या फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जब कटाई कर लेते हैं, उसके बाद उनका काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जिससे हम उनको स्टोर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, उनको जो फसल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करना, लंबे टाइम तक उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, उससे हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि आपने फ्रीजर का नाम सुना है, घर पे सबके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर आपने बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी। वो किस लिए काम आता है, फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप कम टेम्परेचर पे फ्रूट्स वगैरह को रखते हो तो वो लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। वैसे ही अगर आपने आंवले का मुरब्बा या गाजर का मुरब्बा, गाजर का अचार वगैरह ये सब यूज करते हैं, सब पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ते हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद कम से कम लॉस, या ऐसे कहें कि लॉस को कैसे मैनेज किया जाए, लंबे समय तक कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए प्रोडक्ट्स की। ओके जी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सबकी जो मैंने पिछले जैसे एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस बताई, मैंने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बताई। इंपॉर्टेंस और स्कोप तो आप रट्टा ही मार लेना एक बार, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सेम इंपॉर्टेंस एंड स्कोप होते हैं, बस थोड़ा बहुत जैसे नकल भी अकल का काम है ना, तो वैसे आप उस हिसाब से देख लेना। जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर आप फ्रूट्स और वेजेस की बात करोगे, उनके न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे, और एग्रोनॉमी में फील्ड क्रॉप्स वगैरह, अनाज वगैरह, सीरियल्स की, पल्सेस की, इनकी बात करोगे, ठीक है। तो अकल लगा लेना थोड़ा कि किस तरह से तुक्के मारने हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करना है, आपको फिलर ही डालने हैं, भरना है बस उसको, आप हेडिंग से याद रखना मेन। जैसे न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट में क्या है, पोषण महत्व, ये तो सब में लिखते हैं हम। ये रिच सोर्स होते हैं विटामिन के। फलों में क्या होता है, फलों में विटामिन सबसे ज्यादा होता है, और सब्जियों में मिनरल सबसे ज्यादा होता है, मतलब खनिज सबसे ज्यादा होता है। ये रिच सोर्स है विटामिन के, मिनरल्स के एंड फाइबर के। प्रिवेंट करते हैं मेल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कमी को, जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, कमी नहीं होने देते। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल खाते रहोगे तो ये यहाँ आपको महत्व देते हैं। हॉर्टिकल्चर इस जगह पे आपको महत्व प्रोवाइड कराता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव फूड्स, मतलब इन फूड्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि इनकी पोषक तत्वों की कमी से आपको रोग देखने को मिलते हैं, आपके अंदर रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका महत्व कैसा है, पोषण महत्व आपको देखने को मिला हॉर्टिकल्चर का। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व कैसे, अब किसान अगर उगाएगा तो उसको इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो हाई इनकम पर यूनिट एरिया, एक प्रति यूनिट एरिया, मतलब जैसे प्रति हेक्टेयर भी हम देखें तो हाई इनकम देखने को मिलती है बाग वगैरह से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब हॉर्टिकल्चर जैसे जो बागवानी की होती है क्रियाएं, इसमें जैसे लैंडस्केपिंग हो गया, या हम कह लें लैंडस्केपिंग तो आपको पता होगा, जैसे डिजाइन वगैरह देना, ठीक है, घरों के बाहर किचन गार्डनिंग में डिजाइन देना, या गार्डन्स वगैरह का डिजाइन देना, ये यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए। और कहाँ आती है, लेबर भी, लेबर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। और रोग नियंत्रण डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छी, इसको कह सकते हैं, महत्व है हॉर्टिकल्चर का। और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की जब हमने इतनी बात की, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर की, तो ऐसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, फलों का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट, हम तो एक्सपोर्ट को ही अपना फायदा मानेंगे, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। स्पोर्ट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब ये पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर वहां पे बात आ गई कि फूड प्रोसेसिंग है, उस इंडस्ट्री को भी काफी सपोर्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जैम वगैरह बनाना, वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है। फूड को प्रोसेस करके हम कहते हैं कि प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल जैसे ले लिया, जैसे टमाटर ले लिया, फिर उसे प्रोसेस करके केचप बना लिया, और केचप मार्केट में बिकता है, ठीक है। तो फूड सपोर्ट करता है ये, फूड प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपोर्टेंस की बात करें, पर्यावरण में सामाजिक महत्व, एक तो सौंदर्य का कारण बनता है। कैसे, ओलेरिकल्चर आपने देखा, ओलेरिकल्चर का काम क्या था, इधर देखो ऊपर लिखा है ओलेरी, सॉरी ओलेरी क्या, अभी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे था ना,
सजावटी पौधे, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल ओलरी में कितना कंफ्यूज हो गया देखो। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या करते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और वैसे भी बाग वगैरह भी काफी सुंदर लगता है। वैसे ही हॉर्टिकल्चर में अगर आपने पढ़ा हो, सजावटी पौधे लगाना और लैंडस्केपिंग के अंदर भी काफी योगदान है हॉर्टिकल्चर का ना। तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है लैंडस्केप, उसके अंदर भी वो क्या करता है, सौंदर्य को बढ़ाता है। तो ब्यूटिफिकेशन में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पोल्यूशन कंट्रोल में भी इतने ज्यादा पेड़ लगते हैं, भले ही हमें उनसे फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन पेड़ लग रहे हैं तो पेड़ क्या करते हैं, सिंक करते हैं CO2 को, और उसकी वजह से पोल्यूशन का भी कंट्रोल होता है। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। सोइल का कंजर्वेशन और वाटर का भी कंजर्वेशन होता है, क्योंकि जितने ज्यादा पौधे लगेंगे पेड़ लगेंगे वो सेम बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। रिक्रिएशन एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। रिक्रिएशन एंड मेंटल है, जैसे किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं, आसपास घर के पास जो वेस्ट लैंड पड़ा है उसका आप यूज कर लोगे, तो वो वहां पे कचरा वगैरह जमा नहीं होगा, तो रोग नहीं फैलेंगे। आप उस जगह का कचरा वगैरह साफ करके वहां पे बैठोगे, चाय की चुस्कियां लोगे, तो मेंटल हेल्थ को काफी इंप्रूव करता है, ठीक है। वो चीजें काफी अच्छी कर देता है। अब इसका ये तो हो गया इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब स्कोप क्या है भाई, भारत में क्या क्या संभावनाएं देखने को मिलती है भविष्य में, आप इस ब्रांच को आप चूज कर सकते हो क्या MSc में, तो देख लेते हैं क्या क्या रहेगी। डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और एक डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब जैसे कंडीशन सब बदल रही है, एग्रो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, तो वहां हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स काफी निखर के आती हैं, ठीक है। क्योंकि लंबे समय तक कह सकते हैं पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ना, इसके लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और फिर लगे रहते हैं, और इससे फ्रूट कंटिन्यूस मिलता रहता है, कटाई होती रहती है, मिलता रहता है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, विटामिन को पूरा करते हैं, मिनरल्स को पूरा करते हैं, अवेयर हो रहे हैं फूड की तरफ, तो इंक्रीज हो रही है इनकी डिमांड भी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वेजिटेबल वगैरह आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो पोली पोली हाउसेस वगैरह में, ठीक है। क्योंकि और साथ में ये कितने टाइम में पक के तैयार हो जाती है, बस 2-2 3-3 महीनों में वेजिटेबल्स पक के तैयार हो जाती हैं। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग जैसे आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स लगा के आपने क्या किया, फूड को प्रोसेस किया, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वगैरह डाल के वैल्यू ऐड करके भी उसको आप क्या कहते हैं, यूज कर लेते हैं, तो वहां भी इसका अच्छा खासा स्कोप है वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग के अंदर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के रूप में काफी अच्छा कह सकते हैं निकल के आता है। मैंने बताया आपको कैचअप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो वो बिजनेस के रूप में भी काफी अच्छा हॉर्टिकल्चर का स्कोप आपको देखने को मिलता है। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हम भारत जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बहुत ही बड़ा उत्पादक है इंडिया। अब करते हैं हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन की बात। तो उद्यानिकी का वर्गीकरण बेस्ड ऑन यूज, उपयोगिता के आधार पे देखो। फ्रूट क्रॉप्स, जैसे फलों की बात करें तो मैंगो और एप्पल का उपयोग हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं कि उपयोगिता के आधार पे फ्रूट्स बोल दिया, वेजिटेबल्स बोल दिया, फ्लावर क्रॉप्स बोल दिए, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या उपयोगिता के आधार पर जिस हिसाब से आप उपयोग करते हो, जैसे फ्रूट्स को अलग रखा, वेजिटेबल्स को अलग पढ़ते हैं या यूज करते हैं, फ्लावर्स का अलग यूज है, प्लांटेशन क्रॉप्स का अलग यूज है, तो यूज के आधार पे वो सेम जैसे ब्रांचेस डिवाइड की उसी तरीके से, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। बस एक रीडिंग ले लेना, बाकी रीडिंग की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है, बहुत ही नॉर्मल बात है। बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन पे बात करें, एक होते हैं एनुअल, बायनियल और पेरेनियल, ये तीन तरह के आपको पौधे देखने को मिलते हैं। एनुअल जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन मतलब एक वर्ष में पूरा कर सकते हैं, उसे एक वर्षीय या एनुअल बोल दिया। जो 2 वर्ष में पूरा करते हैं उसे द्विवर्षीय बोल दिया, ठीक है। जैसे कि पहले वर्ष में तो वो सिर्फ कायिक वृद्धि करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ, कायिक वृद्धि करेंगे, और दूसरे वर्ष में वो क्या करेंगे, फ्रूट्स देंगे, दूसरे वर्ष में फ्रूट्स देंगे। तो पेरेनियल क्या होता है, पेरेनियल को काफी समय लग जाता है फल देने के लिए, ठीक है, काफी टाइम ले लेते हैं, वो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे कि मैंगो और गुआवा, ये होते हैं पेरेनियल। अब बात करते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन की। वैसे तो बोटनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये सीधा ऐसे कह सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे और फ्लावर के बारे डिवाइडेशन कर दिया, लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, हैव अ लुक। तो आप यहां से समझो, कोशिश यहां से करो कि एक साइंटिस्ट था, RH विटकर, विटेकर भी बोल देते हैं।
ये 1969 में इसने एक थ्योरी दी, फाइव किंगडम थ्योरी। पहला उसने बताया ऐसे कि एक मोनेरा, मोनेरा जगत, जैसे आप पढ़ते हो मोनेरा जगत, एक प्रोस्टिडा, फिर आता है एक फंगी, और एक आता है प्लांटी, और एक आता है एनीमिलिया। तो हमारे काम का कौन सा है? प्लांटी, जिसे हम प्लांट किंगडम या पादप जगत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें बात करें तो ये भी दो प्रकार का, कौन सा अब देखते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमी, और दूसरा होता है फेनेरोगैमी। ठीक है जी, ये दो तरह की होगी, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। उसके बाद क्रिप्टोगैमी में बात करें तो इसमें आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोस फाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा लाइक स्फेगनमोस ग्रास के बारे में अगर आपने सुना होगा, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे ज्यादा नहीं बता रहा, ये एग्जांपल है इसका। और पेट्रिडोस फाइटा में आता है आपका अजोला। ठीक है, अजोला वाटर फर्न बोलते हैं ना इसे, वो। फेनेरोगैमी के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें आता है थूजा, और एक होता है एंजियोस्पर्म। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, इसमें आए थे आपके सारे के सारे होल फ्लोरी सीड प्लांट्स। ठीक है, जितने भी आपकी क्रॉप्स है ना जिनमें फूल और सीड होते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर हम पढ़ते हैं। अब एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार का होता है, चलिए डिटेल में बात करते हैं, एक पेज और लेना ही पड़ेगा। तो जो आपका एंजियोस्पर्म है, ये भी दो प्रकार का है, एक होता है मोनोकोटिलिडोन, एक होता है डाइकोटिलिडोन, जिसे मोनोकोट्स और डाइकोट्स भी बोलते हैं। अब बात करें मोनोकोट्स की। ठीक है, मोनोकोट्स, पहली डिटेल मोनोकोट्स के पहली, हम मोनोकोट्स और डाइकोट में कैसे अंतर करते हैं वो बता रहा हूँ, इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। तो मोनोकोट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर्स दोनों में ही होंगे, इसके अंदर जो फूल होंगे वो 3x, मतलब तीन के पहाड़े में होंगे, ऐसे कह सकते हैं, 3, 6, 9, ठीक है, 12, इस तरीके से। इसीलिए इसको ट्राइमोरस ट्राइमेरस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ट्राइमेरस टाइप फ्लोवर अरेंजमेंट देखने को मिलती है। अब बात करें अगर फ्लोवर्स की डाइकोट्स में, तो डाइकोट्स में पेंटामेरस और टेट्रामेरस, मतलब 5 के टेबल में, 5, 10, 15, और 4 के टेबल में, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इस तरीके से, मतलब पेंटामेरस और टेट्रामेरस फ्लोवर अरेंजमेंट देखने को मिलती है। अब एक डाउट निकल के आता है बच्चे का कि सर यहाँ भी 3 के पहाड़े में भी 12 आता है और 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो अब कैसे पता लगाएंगे कौन सा डाइकोट है कौन सा मोनोकोट है? तो ठीक है जी, यहाँ पे अगर डिफरेंस नहीं है तो आगे देख लेंगे, कहीं और जहां डिफरेंस होगा वहां से पता लगा लेंगे कि मोनोकोट है डाइकोट है। जैसे और डिफरेंसेस कहाँ देखने को मिलते हैं? दूसरा डिफरेंस हम बात करते हैं लीव्स पे, पत्तियों पे, पत्तियों का डिफरेंस। पत्तियों में जैसे एक होता है जो मोनोकोट होता है, इसके अंदर होता है पैरेलल वेनेशन, मतलब पैरेलल मतलब समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, इसके अंदर जो लीफ होगी उसके अंदर आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, ऐसे 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 पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। और जबकि आपके जो ये डाइकोट्स होते हैं इनके अंदर रेटिकुलेट रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जालीनुमा बोल सकते हैं, जालीनुमा, ऐसे ऐसे जालीनुमा जाल देखने को मिलता है, तो जालीनुमा बोल सकते हैं, रेटिकुलेट।
ठीक है। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या होगा जी, उसकी बात करते हैं। तीसरा आता है रूट्स पे फर्क। रूट्स में अगर जो मोनोकोट है उसकी जो रूट्स होती है वो होती है फाइब्रस। फाइब्रस मतलब ऐसे रूट्स आपको ऐसे फाइबर, ऐसे फाइबर जैसे एक से एक उनमें जुड़े हुए मिलेंगे, फाइब्रस होगी। ठीक है। और जो डाइकोट्स है इसकी रूट जो होगी टैप रूट होती है। कौन सी? टैप रूट। टैप रूट लाइक ऐसे। ठीक है जी, टैप रूट। अब वो डिफरेंस कहाँ दिखेंगे? रूट्स में हो गया। चौथा डिफरेंस हम क्या देते हैं? सीड्स में देखने को मिलेगा। इसमें सिंगल कोट होता है और इसमें डुअल कोट होता है। ठीक है। एक बीज पत्तर होता है और इसमें दो बीज पत्तर होते हैं। ठीक है। तो सीड्स में एक बीज पत्तर, दो बीज पत्तर, इस तरीके से। ठीक है। तो यहां से आपको पता लगेगा एंजियोस्पर्म दो तरह के, मोनोकोट और डाइकोट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल्स की। यहीं चलते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से मोनोकोट है? मोनोकोट फ्रूट्स एग्जाम्पल। तो मेरी एक ट्रिक है मोनोकोट फ्रूट्स एग्जाम्पल की, पी डी पी सी। और मैं राजस्थान के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ। एक मारवाड़ी में एक मैंने ट्रिक बनाई है, मोनियो बीडीपीसी। ठीक है। तो मोनियो बीडी कैसे दिएगा? इस तरीके से कि बी से वो बनाएगा बनाना, डी से बनाएगा डेट पाम, पी से बनाएगा पाइन एप्पल और सी से बनाएगा कोकोनट। ठीक है जी। तो ये था मेरा मोनियो बीडीपीसी ट्रिक, बीडीपीसी। ठीक है। बनाना, डेट पाम, पाइनएप्पल और कोकोनट। और इसके बाद आप याद रखो कि बाकी जो भी बच गए रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो सारे के सारे डाइकोट हो जाएंगे। ये चार ही है जो आपको सिलेबस में आपके जो मोनोकोट है। ठीक है। तो बाकी सारे जो आपके सिलेबस में बचे हैं वो सारे के सारे डाइकोट हो जाएंगे। मतलब आपको और कोई भी एग्जाम्पल दिखे वो सारे के सारे डाइकोट आपके लिए ये चार ही है जो मोनोकोट फ्रूट्स हैं। वैसे मोनोकोट मोनोकोट वेजिटेबल की बात करूं तो उसमें आप देख लेना अनियन और गार्लिक। ये दो वेजेस आपके लिए जो मोनोकोट है, अनियन और गार्लिक, सेम फैमिली एलिएसी की। बाकी जो भी जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सारी की सारी आपके लिए कैसी है? डाइकोट। बस वो आपके सिलेबस में होनी चाहिए। ठीक है। सिलेबस के बाहर की नहीं। इनका मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ बार ऐसा है भी नहीं। ठीक है। तो अब ये चार फ्रूट है जो मोनोकोट है और दो वेजिटेबल्स है जो मोनोकोट है, बाकी सारी की सारी डाइकोट। चलो ये आपका मैंने टंटा ही खत्म कर दिया सारा। ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिनल की। ये रही क्या? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें तो औषधीय एवं सुगंधित पौधे। औषधीय पौधे कौन से होते हैं? रोगों के उपचार में उपयोगी पौधे ही औषधीय पौधे हैं। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट आर प्लांट्स यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज। जो पौधे रोगों के उपचार के लिए यूज किए जाते हैं, डिजीज को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। एरोमेटिक प्लांट्स प्लांट्स आर दैट कंटेन असेंशियल ऑयल। असेंशियल ऑयल मतलब सुगंधित तेल युक्त पौधे। जैसे वैसे जैसा ऑयल, जैसे आपने रोज ऑयल का नाम सुना होगा। ठीक है। इस तरीके से वो सारे के सारे कह सकते हैं एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सुगंधित तेल युक्त पौधे होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। ठीक है। वो सारे के सारे एरोमेटिक। अब इनकी इंपोर्टेंस की बात आ गई, स्कोप की बात आ गई। मैंने आपको बताया था लगभग सेम होते हैं पर तुक्का सोच समझ के मारा जाता है। तो अब इसके अंदर देखें इंपोर्टेंस में। यूज्ड इन आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है इनका, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है। यूनानी एंड मॉडर्न मेडिसिन। यूनानी मतलब आपने सुना होगा जो आप मेडिसिन वगैरह जो आप यूज करते हो। ठीक है। इंग्लिश मेडिसिन जिसे हम बोलते हैं वो यही होती है, यूनानी या मॉडर्न। मॉडर्न दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन या मिक्सचर वर्जन कह सकते हैं, या आजकल की जो मेडिसिन आ रही है। ठीक है। उनको हम मोनो मेडिसिन भी बोलते हैं। उनके अंदर किसका यूज होता है? मेडिसिनल प्लांट्स का यूज होता है। ओके। रॉ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या होता है? एज अ रॉ मटेरियल मेडिसिनल प्लांट्स को यूज किया जाता है। यूज इन कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी मतलब इसका जो एरोमेटिक प्लांट्स है, एरोमेटिक प्लांट्स एक होता है मेडिसिनल जो भी बताया मैंने। ठीक है। जो औषधीय पौधे, और एक होते हैं खुशबू वाले एरोमेटिक प्लांट्स जिनको हम इसमें यूज कर लेते हैं कॉस्मेटिक में और परफ्यूमरी में। ऐसे नहीं है कि मेडिसिनल प्लांट को यूज नहीं किया जाता है। इन दोनों को एक अच्छा मिक्सचर भी, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है। जैसे कि हल्दी वगैरह, टर्मेरिक क्रीम हो गई तो उसके अंदर हल्दी होगी, एज अ मेडिसिनल प्लांट उसका यूज किया होगा उसके अंदर।
और साथ में अरोमा मतलब खुशबू देने के लिए एरोमेटिक प्लांट्स का असेंशियल ऑयल भी इसके अंदर मिला के और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके दे सकते हैं वो। ठीक है, तो इसका अच्छा खासा यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है मेडिसिन और एरोमेटिक दोनों के लिए। ठीक है, इको फ्रेंडली एंड लो इनपुट क्रॉप्स है, काफी इको फ्रेंडली है। ठीक है, इसके अंदर आपको ज्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं डालने पड़ते और लो इनपुट है, मतलब ज्यादा केमिकल्स नहीं डालने पड़ेंगे, तो आपका इनपुट है जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। ठीक है, और मेडिसिनल अगर बैलेंस रखते हैं ये, तो ऐसे कह सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स पे तो अटैक वगैरह भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब विदेशी मुद्रा अगर पाना है आपने तो आप इसको ग्रो कर सकते हो और इसका एक्सपोर्ट कर सकते हो विदेश में, इसका क्या बोलते हैं, निर्यात निर्यात कर सकते हो। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मेडिसिनल में तुलसी सबसे बेस्ट, और फिर अश्वगंधा, एलोवेरा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सरपगंधा, जैसे आपने सुना होगा ओपियम वगैरह, वो सब क्या है, मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं। एरोमेटिक में बात करें तो मिंट, लेमन ग्रास, लेवेंडर, ये सारे जैसे होते हैं ना इत्र वगैरह के नाम, उसी तरीके से एरोमेटिक बोल सकते हैं इनको। और स्कोप की बात करें, स्कोप स्कोप कहाँ है इसका, इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड। जिस तरह से अब मेडिसिनल वैल्यूज वाले पौधे हमें चाहिए, जैसे कि जिस हिसाब से रोग बढ़ रहे हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योर में तो इंक्रीज करती है इसकी ग्लोबल डिमांड। सुटेबल फॉर मार्जिनल लैंड्स, जब आपके पास बहुत कम लैंड है, मार्जिनल फार्मर होते हैं जैसे, ठीक है, उनके पास लैंड की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, कितना, 1 हेक्टेयर से कम की कह सकते हैं ना, 1 हेक्टेयर से कम की, तो सुटेबल फॉर मार्जिनल लैंड्स, कम लैंड वाले क्षेत्र में आप क्या करके इनको ग्रो करके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। हाई वैल्यू है इसकी, वैल्यू हाई होती है। लो एरिया क्रॉप, कम एरिया में ग्रो किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा लेबर वगैरह से कम, क्योंकि वहां पे एरिया किसानों के पास, आपको पता है ज्यादा इंडिया में मार्जिनल किसान ही लगभग बहुत ज्यादा है, 60% के आसपास कह तो मार्जिनल किसान ही है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देता है। गवर्नमेंट सपोर्ट इसको मिलता है, जैसे कि आयुष, हर्बल मिशन, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर काफी, आपको कह रहे हैं कि प्रोत्साहन दिया जाता है और इसका स्कोप ऑटोमेटिकली फिर बढ़ ही जाता है। इंडिया इज कॉल्ड बोटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना है ना। वैसे ऐसी कोई लाइन आती तो नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में, जितना भी आता है बस थोड़ा बहुत बोटनिकल नेम्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं इनके। ठीक है, वो मेरे को लगता भी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बोटनिकल नेम वगैरह आपसे काफी पूछे जाए, फैमिली पूछी जाए। ठीक है, तो आप उनको जरूर गौर करना। आज के लिए बस इतना ही। अब हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी इससे आगे, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी के लिए रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।